हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन के अंदर यूहाओ ने अकेले ही पूरी एक टीम को हरा दिया था, जो देखकर तो क्रम प्रिंस अब टैंक सेट के साथ साथ यूहाओ को लेकर भी परेशान हो चुका था। और ऊपर से मास्टर जिंग ने उसे वहाँ पे ये भी बता दिया था कि यूहाओ के पास जो लिटिल फायरी स्नो क्वीन है, उसे भी यूहाओ ने हमारे सन मून रॉयल एम्पायर के एक सीक्रेट मिशन को डिस्ट्रॉय करते हुए हासिल किया था। और इस बात ने तो क्रम प्रिंस को वहाँ पे और भी ज्यादा चिंता में डाल दिया था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था शार्क एकेडमी का भी एक टीम के साथ मुकाबला होता है, जहाँ शार्क एकेडमी ने बहुत ही आसानी के साथ अपनी ओपोनेंट टीम को हराते हुए ये साबित कर दिया था कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी नजरें चैंपियनशिप ट्रॉफी के ऊपर है। जबकि शार्क एकेडमी और टैंक सेट की तरह एक और टीम भी लीड कर रही थी, जो कि और किसी की नहीं बल्कि होली स्पिरिट चर्च की थी। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टर बीबी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी तक भी अपनी बिस्तर पे लेटे हुए आराम कर रहे थे। और देखते ही देखते पूरी टैंक सेट की टीम भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जहाँ आते साथ ही वो सभी मिस्टर बीबी से उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, जिसपे मिस्टर बीबी भी वहाँ पे स्माइल के साथ उन सभी को बताते हैं कि मैं पहले से तो काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर जेंगशी वहाँ पे आगे बढ़कर यूहाओ की तारीफ करते हुए मिस्टर बीबी को बताता है, आज जूनियर ब्रदर यूहाओ ने मार्शल अरीना के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, काश आप भी वो देख पाते। जिसपे मिस्टर बीबी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो, मैंने सभी मैचेस को यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए देखा था। और ये कहकर मिस्टर बीबी वहाँ पे यूहाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं, यूहाओ तुमने वाकई इस सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन की बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। अब बाकी सभी टीम्स के दिल में हमारी टैंक सेट की टीम को लेकर एक डर बैठ गया होगा, जिसका फायदा हमें आने वाली फाइट्स में जरूर देखने को मिलेगा। और ये कहकर मिस्टर बीबी वहाँ पे यूहाओ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि कल के मैच को लेकर तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। जिसपे यूहाओ वहाँ पे मिस्टर बीबी को जवाब देते हुए कहता है कि कल हमारी आयरन सोर्ड सेट के साथ फाइट होने वाली है। यूहाओ की ये बात सुनकर ब्रदर जेंगशी वहाँ पे उससे कहता है, तो क्या प्लानिंग है, कल के मैच में भी तुम आज की तरह झंडे गाड़ने वाले हो या फिर कल कुछ नया करने का प्लान बना रहे हो। जिसपे यूहाओ वहाँ पे उन सभी को समझाते हुए कहता है, कल के मैच में मैं फाइट नहीं करूंगा और हम सभी को भी ये दिखाना होगा कि हम बहुत ही मुश्किल के साथ कल की फाइट को जीते हैं, ताकि सभी लोगों की नजरें जो कि अब हम पे ही आके टेक गई हैं, उनका ध्यान हमसे हट सके। और ऊपर से अगर हम इजीली फाइट करते हैं तो हमें फाइनल्स तक टेस्ट करने का भी अच्छा मौका मिल जाएगा। और ऊपर से हमारी ट्रू पावर के बारे में भी किसी को पता नहीं चल पाएगा, जिसका फाइनल्स के अंदर हमें ही ज्यादा फायदा होगा। यूहाओ का ये आइडिया बाकी सभी को भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो सभी लोग भी इसके लिए मान जाते हैं। और जेंगशी तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो कल की फाइट को मैं लीड करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन मार्शल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमेशा की तरह सुबह सुबह ही लोग मार्शल अरीना के अंदर आना शुरू हो चुके थे। और आज वहाँ पे फाइट होने वाली थी टैंक सेट वर्सेस आयरन सोर्ड सेट के बीच में। और उसी के साथ रेफरी ने दोनों ही टीम्स को मार्शल अरीना के अंदर आने के लिए भी बोल दिया था। आयरन सोर्ड सेट को लीड कर रही थी चेंजी नाम की एक लेडी, जो कि ऑडियंस के अंदर काफी ज्यादा फेमस दिखाई दे रही थी, क्योंकि लोग वहाँ पे उसका नाम पुकारते हुए उसे काफी चेयर कर रहे थे। जबकि हम देखते हैं कि यूहाओ की भी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। चेंजी के मुकाबले में लोग वहाँ पे उसके भी नाम के नारे लगा रहे थे, जिसके चलते मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए लोग वहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। खैर, मार्शल अरीना में आने के बाद दोनों ही टीम्स वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। और रेफरी वहाँ पे दोनों ही टीम्स के कैप्टन को वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आने के लिए कह देता है। और जैसे ही जेंगशी वहाँ पे टैंक सेट की टीम की तरफ से आगे बढ़ता है, तो उसकी नजर सीधा वहाँ पे आयरन सोर्ड सेट की कैप्टन के ऊपर पड़ती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि चेंजी ही लीड कर रही थी। और चेंजी को देखते ही जेंगशी तो वहाँ पे उसकी खूबसूरती में खो जाता है, जो देखकर युवा वहाँ पे नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, मुझे लगता है हमने आज की फाइट के लिए गलत कैप्टन को चुन लिया। मुझे नहीं लगता ब्रदर जेंगशी इस लेडी के सामने कुछ कर पाएगा। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। जेंगशी वहाँ पे उस लेडी कैप्टन को ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम है जेंगशी। वहीं जेंगशी को वहाँ पे उसके साथ इस तरह से फ्लर्ट करते हुए देखकर मिस जानमिंग को तो वहाँ पे जेंगशी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लेडी कैप्टन भी उसे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम है वंग चेंजी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस फाइट के दौरान मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाएंगे। जिसपे जेंगशी भी वहाँ पे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, भला आप जैसी इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को मैं कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ। और ये कहकर जेंगशी वहाँ पे उसके बालों की तारीफ करते हुए कहता है, आपने अपने बालों को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। अब जेंगशी की ये बात सुनकर तो चेंजी भी वहाँ पे अपने मन में कहने लगे थे, ये किस तरह का पागल है। तभी रेफरी भी वहाँ पे उन दोनों को टोकते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ पे आपस में बातें करने आए हो या फाइट करने के लिए आए हो। और ये कहते हुए रेफरी वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट करवा देता है, जिसके साथ ही वो दोनों वहाँ पे अपनी अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए रेडी हो चुके थे। जहाँ एक तरफ जेंगशी ने अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए अपने टर्टल आर्मर को बाहर निकाल लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ चेंजी ने वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया था। और उसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ चेंजी अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रही थी, तो जेंगशी वहाँ पे अपने टर्टल आर्मर का इस्तेमाल करते हुए डिफेंड कर रहा था। और इस तरह हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही कमाल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ चेंजी लगातार अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अटैक किए जा रही थी, तो वहीं जेंगशी भी अपने आर्मर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके सभी हमलों को डॉज किया जा रहा था। और जैसे ही चेंजी वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक
पावरफुल अटैक वहाँ पे ज़ेंगशी के ऊपर करती है तो ज़ेंगशी भी वहाँ पे अपने टर्टल आर्मर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़ुआनमिंग फॉर्मेशन को वहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है, जिसके इस्तेमाल करते हुए ज़ेंगशी ने ना सिर्फ वहाँ पे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था बल्कि उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे चेंजी को उठाकर पीछे भी फेंक दिया था। और ज़ेंगशी के इस अटैक के साथ हम देखते हैं कि बेचारी चेंजी का तो वहाँ पे सारी घूम के आता, जो देखकर चेंजी वहाँ पे खुद को संभाल कर ब्रदर ज़ेंगशी की तारीफ करते हुए कहती है, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा चालाक हो, बातें तो तुम ऐसी कर रहे थे कि जैसे मुझे खुश करने के लिए तुम खुद ही अपनी हार मान लोगे, पर जब मेरे जीतने की बारी आई तो तुमने भी मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जिस पे ज़ेंगशी भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि फ्लर्ट मैं सिर्फ बातों तक ही करता हूँ और फाइटिंग के दौरान मैं सिर्फ फाइट ही करता हूँ। ब्रदर ज़ेंगशी की ये बात सुनकर चेंजी भी वहाँ पे अपनी पास को एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं दिखाने वाली। और ये कहती हुई मिस चेंजी ने वहाँ पे अपनी स्नेक मार्शल सोल के साथ मर्ज होना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसे वहाँ पे चारों तरफ से छोटे छोटे ब्लैक स्नेक्स वहाँ पे घेर लेते हैं। और इसी के साथ मिस चेंजी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए क्वीन मेड्यूसा में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और उसका ऐसा भयानक रूप देखकर तो बेचारी सभी लड़कियों को वहाँ पे बुरा हाल होने लगा था। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि अब मिस चेंजी ने वहाँ पे अपने उन स्नेक्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रदर ज़ेंगशी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और जब वो ब्लैक स्नेक्स चारों तरफ से ज़ेंगशी को घेरने की कोशिश करते हैं तो ब्रदर ज़ेंगशी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ज़ुआनमिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मिस चेंजी के साथ अपनी जगह बदल लेता है। और उसी के साथ ज़ेंगशी वहाँ पे मिस चेंजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा असली रूप इतना ज्यादा भयानक है तो मैं कभी भी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। अब ज़ेंगशी की यह बात सुनकर मिस चेंजी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी 5th सोल स्किल को एक्टिवेट करते हुए मिस्ट्री ऑफ मेड्यूसा टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते मिस चेंजी की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही अजीब एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और उस एनर्जी की चपेट में वहाँ पे जो कोई भी चीज आ रही थी वो वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज होती चली जा रही थी। और अपनी उसी मिस्टीरियस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मिस चेंजी वहाँ पे ब्रदर ज़ेंगशी के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रदर ज़ेंगशी वहाँ पे अपने टर्टल आर्मर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे इधर उधर भागे जा रहा था, जो देखकर तो उसकी टीम की लड़कियों को वहाँ पे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। और ज़ेंगशी को वहाँ पे इस तरह से भागते हुए देखकर क्राउन प्रिंस के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुके थे। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंगशी को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब की बार अब वो वहाँ पे अपने टर्टल स्पिरिट के साथ साथ अपनी स्नेक मार्शल स्पिरिट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उन दोनों के अटैक को कंबाइन करते हुए मिस चेंजी के अटैक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसे रोकने की मिस चेंजी कोशिश तो वहाँ पे बहुत ज्यादा करती है, पर वो वहाँ पे ब्रदर चेंजी के अटैक के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती। और देखते ही देखते ब्रदर ज़ेंगशी ने वहाँ पे मिस चेंजी की 5th सोल स्किल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखा तो मिस चेंजी खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आज तक कोई भी मेरी इस 5th सोल स्किल का मुकाबला नहीं कर पाया। जिस पे ब्रदर ज़ेंगशी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, मेरी ज़ुबान वो मार्शल सोल टर्टल और स्नेक के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, जो कि एक टॉप लेवल की वाटर एट्रीब्यूट वाली मार्शल स्पिरिट है। तो इस सब के बावजूद भी तुमने यहाँ पे कैसे सोच लिया था कि तुम यहाँ पे अपने छोटे से सांपों का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे हरा सकती हो। अब ब्रदर ज़ेंगशी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चेंजी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो हेड टू हेड वहाँ पे ब्रदर ज़ेंगशी को टक्कर देने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ पे आगे बढ़ जाती है। पर अब ब्रदर ज़ेंगशी भी वहाँ पे फाइट को एंड करने का डिसाइड कर चुका था, इसलिए वो वहाँ पे मिस चेंजी को कोई भी मौका ना देते हुए एक बार फिर से वहाँ पे अपनी ज़ुआनमिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे अपने मल्टीपल आर्मर्स के अंदर मिस चेंजी को ट्रैप कर लेता है, जिसके ओवर प्रेशर की वजह से मिस चेंजी के सर के ऊपर बहुत ही गहरा असर हो रहा था। इवन वो वहाँ पे लड़खड़ाते हुए अपने घुटनों पे आ चुके थे, जो देखकर ब्रदर ज़ेंगशी वहाँ पे उससे कहता है कि अपनी हार मान लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास इसके अलावा बचने का और कोई भी रास्ता नहीं है। पर मिस चेंजी तो वहाँ पे थी कि हार मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए लगातार वो वहाँ पे ब्रदर ज़ेंगशी के उस अटैक को बर्दाश्त करते हुए वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है। और इस तरह ब्रदर ज़ेंगशी वहाँ पे ऑफिशियली उस फाइट को जीत चुका था। और जीतने के बाद ब्रदर ज़ेंगशी वहाँ पे मिस चेंजी से कहता है कि अगली बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आना। जबकि हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंगशी की जीत की सबसे ज्यादा खुशी तो वहाँ पे मिस चियानमिंग को हो रही थी। और तभी ब्रदर ज़ेंगशी वहाँ पे खुद से ही नेक्स्ट ओपोनेंट को भी बैटल अरीना के अंदर आने के लिए बोल देता है, जो देखकर रेफरी उसे वहाँ पे साइड पे हटाते हुए कहता है कि रुको रुको, रेफरी मैं हूँ। और ये कहकर रेफरी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि अपनी इस फाइट के साथ टैंक सेट अपनी पहली फाइट जीत चुका है। और इसी के साथ रेफरी ने वहाँ पे आयरन सोर्ड सेट के अगले ओपोनेंट को भी वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आने के लिए बोल दिया था, जो कि बैटल अरीना के अंदर आते हुए अपनी कैप्टन से कहता है, कैप्टन मैंने आपसे बोला भी था कि हम भी टीम फाइट करते हैं। अब उस मेंबर की ये बात सुनकर ज़ेंगशी वहाँ पे उससे कहता है, परेशान मत हो, अगर तुम अपनी पूरी टीम के साथ भी हमारे साथ फाइट करते तो रिजल्ट उसका भी सेम रहना था। और ये कहते हुए ब्रदर ज़ेंगशी ने वहाँ पे अचानक ही उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते उसे वहाँ पे एक ही झटके के साथ हरा देता है। उसके बाद मिस चियानमिंग, ज़ियाओ ज़ियाओ, केटाओ और वुडोंग भी अलग अलग फाइट्स लड़ने के लिए बैटल अरीना के अंदर आते हैं। और वो सभी लोग वहाँ पे जानबूझकर अपनी फाइट्स को लंबा खींचते हुए अपने ओपोनेंट्स को हरा रहे थे और वहाँ पे अपने ओपोनेंट्स को ये शो कर रहे थे कि उन्हें ये फाइट जीतने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऊपर से टैंक सेट का हर एक डिसेबल एक फाइट जीतने के बाद दूसरी फाइट हारे जा रहा था। और इसी तरह देखते ही देखते बिल्कुल एंड पे जाकर फाइनली टैंक सेट आयरन सोर्ड सेट को हरा देता है, जिसके साथ
साथ ही वहाँ पे एक बार फिर से टैंक सेट के नाम की जय जयकार होने लगी थी, जो देखकर मास्टर जिंग को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसी के साथ साथ मास्टर जिंग को वहाँ पे उनका प्लान भी समझ आ चुका था कि जानबूझकर एक फाइट जीतते हुए दूसरी फाइट को हारे जा रहे थे, ताकि कोई भी इनकी ट्रू पावर को ना देख सके। और यही सब सोचकर वहाँ पे क्राउन प्रिंस को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात को मिंगडू सिटी के एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टैंक सेट की पूरी टीम अपनी आज की खुशी को सेलिब्रेट कर रही थी। तभी अचानक ही ब्रदर जेंगशी वहाँ पे यू हाउस से कहता है, हम लोग तो यहाँ पे सोल फाइटिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, लेकिन क्या तुम सिस्टर नाना को जिस सीक्रेट मिशन के लिए यहाँ पर लेकर आए थे वो पूरा हो चुका है? ब्रदर जेंगशी की ये बात सुनकर सिस्टर नाना उन्हें वहाँ पे बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार मिंगडू सिटी की टॉप 3 मेजर मार्केट्स के साथ कांटेक्ट में हूँ और मैंने काफी हद तक रेयर मेटल बेचने के लिए उन्हें मना भी लिया है। पर इस सब के बीच में मुझे एक और बहुत बड़ी खबर पता चली है। मिंगडू सिटी की ब्लैक मार्केट एक अंडरग्राउंड सोल गार्डिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने वाली है, जिसके लिए उन्हें खुद भी बहुत सारे रेयर मेटल्स की जरूरत है। अब सिस्टर नाना की ये बात सुनकर युहाओ भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है कि मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। और इसी के साथ वहाँ पे युहाओ को ये भी एहसास होता है कि कोई छुपकर वहाँ पे उनके ऊपर नजर रखे हुए है। और ये बात सच भी थी, वाकई एक जासूस वहाँ पे उनके ऊपर नजर रखे हुए था। वहीं सिस्टर नाना अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युहाओ को वहाँ पे बताती है कि मैं मिंगडू सिटी की जिन ब्लैक मार्केट्स के बारे में बात कर रही थी उनमें है जी हुई अलायंस, पिंक फैन अलायंस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और यही तीनों अलायंसेस मिंगडू सिटी की ब्लैक मार्केट को लीड करते हैं और इसी तरह से आपस में कॉम्पीट करते हुए अपना लीडर चुनते हुए फाइनल में पहुंच जाते हैं। जी हुई अलायंस का नाम सुनकर युहाओ वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, इस अलायंस का नाम तो मिस्टीरियस इवल सोल मास्टर है। ये हुई की तरह ही साउंड कर रहा है। ये हुई वही इवल सोल मास्टर था जिसके बारे में एल्डर ज़्वान ने एक बार युहाओ को बताया था, जो कि एल्डर मू और ड्रैगन किंग के जितना ताकतवर था। और इन तीनों ने एक साथ मिलकर काफी सारी बैटल्स को भी लड़ा था। इवन ये हुई तो आज से 100 साल पहले एक सुपर डोलू बन चुकी थी, जिसका मतलब था कि उस समय भी वो ड्रैगन किंग और एल्डर मू से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन एल्डर ज़्वान ने वहाँ पे युहाओ को बताया था कि बाद में ये हुई एक इवल सोल मास्टर बन गई थी, जिसके साथ ही उन तीनों की दोस्ती भी आपस में टूट गई थी। वहीं युहाओ की ये सारी बातें सुनकर सिस्टर नाना भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, इवन मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जी हुई अलायंस होली स्पिरिट चर्च से बिलोंग करती है। अब सिस्टर नाना की ये बात सुनकर युहाओ भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने साथियों से कहता है, अगर हमें इस सब के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो मुझे भी उस अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना होगा। युहाओ की ये बात सुनकर सिस्टर नाना उसे वहाँ पे बताती है कि आज ही क्वालिफिकेशन राउंड होने वाला है और 30 लेवल उससे ऊपर को कोई भी सोल मास्टर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसपे युहाओ उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग जी हुई अलायंस के पार्टिसिपेटर्स बनकर जाएंगे और वहाँ पे जितना ज्यादा हो सकेगा जी हुई अलायंस के बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे हमारे जाने का दूसरा मकसद ये होगा कि मॉडर्न सोल गाइडेंस वेपन्स के बारे में पता लगा पाना कि अभी ब्लैक मार्केट के अंदर कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है। पर ये सब सुनने में जितना ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। हमें हर एक कदम बहुत ही सावधानी के साथ और फूंक फूंक के रखना होगा। और ये कहकर वो सभी वहाँ पे आपस में चेयर्स करते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और फेस मास्क लगाकर वहाँ पे दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होते हुए किंग होटल में पहुंच जाते हैं, जिसे जी हुई अलायंस की एक ब्रांच माना जाता था। और यहीं पे ही वो सोल गाइडेंस कंपटीशन होने वाला था। उसके बाद सीन चेंज होता है, किंग होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केटाओ भी युहाओ को लेता हुआ अंदर पहुंच चुका था, क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पे क्वालिफाइड राउंड के लिए कॉम्पीट करने वाले थे। और उनके बाकी टीममेट्स वहाँ पे इधर उधर नजर रखते हुए जितना ज्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने वाले थे। वहीं हम देखते हैं कि किंग होटल के अंदर काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और उसी के साथ साथ वहाँ पे हाई लेवल का जुआ भी चल रहा था। मतलब वो एक कसिनो होटल था। और देखते ही देखते एक नशेड़ी सीधा वहाँ पे युहाओ के साथ जा टकराता है और युहाओ से टकराने के बाद वो उल्टा वहाँ पे युहाओ को ही डांटते हुए उससे कहता है, क्या तुम अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते थे? लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो वो युहाओ को व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ देखकर कहता है, ये तो वाकई लंगड़ा निकला। मेरी आज किस्मत वाकई बहुत ज्यादा बुरी है जो आज यहाँ पे मेरा इस तरह के एक लंगड़े के साथ सामना हो रहा है। और ये कहकर जैसे ही वो अपनी बोतल उठाकर युहाओ को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो युहाओ वहाँ पे अपनी मेंटल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ वहाँ पे उसकी बोतल को तोड़ देता है, बल्कि उसी के साथ साथ उसके ऊपर वहाँ पे अपनी इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए उसे इतना ज्यादा डरा देता है कि उसका सारा नशा ही वहाँ पे एक ही झटके में उतर गया था। जिसके बाद युहाओ वहाँ पे गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कार्टून में कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। युहाओ की ये बात सुनकर वो नशेड़ी भी वहाँ पे दम दिखाते हुए जल्दी से भाग जाता है वहाँ से, जो कि सिस्टर नान और वूडोंग भी वहाँ पे ऊपर से देख रहे थे। जबकि युहाओ के सेक्शन को देखते हुए काफी सारे लोगों की नजरें वहाँ पे युहाओ के ऊपर आ चुकी थी। जबकि युहाओ वहाँ पे केटाओ के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे इस कंपटीशन के रेफरी के पास पहुंच जाता है, जो कि युहाओ को अपना नाम चेन आन बताते हुए कहता है कि आज के इस कंपटीशन को मैं ही सुपरवाइज करने वाला हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे आने की क्या वजह है? जिसपे युहाओ वहाँ पे अपना और केटाओ का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं और मेरा भाई टेंगसी दोनों ही आज की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और ये कहते हुए युहाओ उसे वहाँ पे अपना नाम टेंग वो बताता है, जो सुनकर वो रेफरी भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उन दोनों से कहता है, ओ तो तुम दोनों यहाँ पे कॉम्पीट करने के लिए आए हो। वैसे तुम दोनों बिल्कुल सही समय पे आए हो। यहाँ पे क्वालिफाइड राउंड होने वाला था और आज अगर तुम दोनों यहाँ पे इस क्वालिफाइड राउंड के अंदर
एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर एक थर्ड लेवल के सोल गाइडेंस वेपन को बना लेते हो तो तुम आगे के कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड कर जाओगे। वैसे तो इसके लिए टोटल 1.5 घंटे का समय था, लेकिन क्योंकि आप दोनों लेट आए हैं तो इसके लिए आपको बस और ही आधा घंटा मिलने वाला है। क्या आप इस आधे घंटे के अंदर अंदर एक थर्ड लेवल के सोल गाइडेंस वेपन को बना पाएंगे? जिसपे युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए उस रेफरी से कहता है कि इतना टाइम हम दोनों के लिए काफी है। और ये कहते हुए वो दोनों भी वहाँ पे अपनी अपनी टेबल के सामने पहुंच जाते हैं, जो देखकर रेफरी जल्दी से वहाँ पे उन दोनों को सोल गाइडेंस वेपन बनाने के लिए बोल देता है। जो सुनकर युवा और केटाओ भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने अपने सोल गाइडेंस वेपन को बनाना शुरू कर देते हैं। जबकि वहाँ पे मौजूद पहले वाले डिसेबल्स भी बहुत ही तेजी के साथ सोल गाइडेंस वेपन को बनाने में लगे हुए थे, पर अभी तक उनमें से वहाँ पे कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था। और वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ उन सभी की स्पीड भी बढ़ती चली जा रही थी और देखते ही देखते युवा वहाँ पे उन सभी से आगे निकल चुका था। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ही युवा ने वहाँ पे एक थर्ड लेवल के सोल गाइडेंस वेपन को बना लिया था, जो देखकर तो वहाँ पे सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन रेफरी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अभी तुम्हें यहाँ पे इस कंपटीशन में आए हुए सही से 10 मिनट भी नहीं हुए और उसके बावजूद भी तुमने यहाँ पे एक थर्ड लेवल के सोल गाइडेंस वेपन को बना लिया। और ये कहते हुए बेचारा वो रेफरी वहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि तभी केटाओ उसे वहाँ पे दूसरा झटका देते हुए कहता है कि मैंने भी अपने टास्क को पूरा कर लिया है। तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक पर्सन इशारे से ही अपने चेले को वहाँ पे युवा के मैजिक वेपन को चेक करने के लिए कहता है। अब अपने सीनियर की ये बात सुनकर वो डिसेबल भी वहाँ पे आगे बढ़कर युवा के सोल गाइडेंस वेपन को चेक करते हुए कहता है, आखिर तुमने इतने कम समय में एक थर्ड लेवल के सोल गाइडेंस वेपन को कैसे रिफाइन कर लिया? और वो पर्सन वहाँ पे युवा के सोल गाइडेंस वेपन को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि तुमने यहाँ पे इस कंपटीशन में चीटिंग की है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये खबर मास्टर जिंग और क्राउन प्रिंस तक भी पहुंच चुकी थी कि टैंक्सेट सीक्रेटली किंग होटल के अंदर अंडरग्राउंड सोल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे लोग वहाँ पे पूरी तरह से रेडी हैं। जिसपे मास्टर जिंग भी वहाँ पे सोल्जर की तारीफ करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, अपने लोगों से कहना कि उनकी पूरी टीम के ऊपर इसी तरह से नजर बनाए रखें ताकि हमें उनकी कोई कमजोरी पता चल सके और उसका फायदा हम कंपटीशन के अंदर उठा सकें। अब मास्टर जिंग की ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस तो वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए कहता है, हमें फ्यूचर तक इंतजार करने की जरूरत ही क्या है कि उन्हें इस मुसीबत को हम अभी से ही खत्म कर दें। जबकि वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो पर्सन वहाँ पे युवा के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाता है तो सभी लोगों की नजरें वहाँ पे युवा की तरफ ही चली गई थी और वो सभी लोग वहाँ पे युवा को बुरा भला कहने लगे थे। इवन कुछ लोगों ने तो वहाँ पे युवा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने पैसे भी वापस मांगने शुरू कर दिए थे। हालांकि अगर वो रेफरी चाहता तो वहाँ पे ये सब रोक सकता था, पर वो भी जानबूझकर वहाँ पे ये सब होने दे रहा था। इवन हम देखते हैं कि अब तो लोगों ने वहाँ पे युवा के ऊपर अलग अलग चीजें भी फेंकना शुरू कर दी थी, जो देखकर जैसे सिस्टर नन और वूडोंग वहाँ पे कोई एक्शन लेने की कोशिश करती है तो युवा ने पहले इशारे से उन्हें वहाँ पे शांत करवा दिया था। और युवा वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ उस पर्सन से कहता है कि मैंने चीटिंग की है या नहीं, इस बात का फैसला तो रेफरी ही करेगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग जानबूझकर यहाँ पे प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि तुम लोगों को मेरे ऊपर ध्यान ना देकर अपने आगे के कंपटीशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए था और मेरे ख्याल से रेफरी जज भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। अब युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसने वहाँ पे युवा के वेपन को चेक किया था वो युवा के ही रिफाइन किए हुए वेपन को उसी की तरफ ही पॉइंट कर देता है, जो देखकर तो अब केटाओ को भी वहाँ पे गुस्सा आने लगा था। इसलिए जैसे ही वो वहाँ पे उस पर्सन से निपटने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो युवा उसे भी वहाँ पे रोकते हुए शांत करवा देता है और उससे कहता है कि मुझे ये लोग कहीं से भी सिंपल दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हमें बहुत ही शांति के साथ और सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, वरना हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपोज भी हो सकती है। इसी बीच क्राउन प्रिंस का आदमी भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जो कि वहाँ पे युवा की जान लेने के लिए अपनी गन को लोड करते हुए जैसे ही वहाँ पे युवा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो युवा ने उल्टा वहाँ पे अपनी मेंटल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस वॉरियर के ऊपर ही अटैक कर दिया था और युवा के इस एक अटैक के साथ ही वो वॉरियर बेचारा वहीं पे मारा गया था। इस बीच वो पर्सन जिसने वहाँ पे युवा के ऊपर उसके सोल गाइडेंस वेपन को तान रखा था तो उसकी नजर भी उसी वॉरियर की तरफ चली जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर युवा ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसके हाथों से वहाँ पे उस सोल गाइडेंस वेपन को भी छीन लिया था। जिसके बाद युवा वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उससे कहता है कि मेरे बनाए हुए सोल गाइडेंस वेपन को मेरे अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये कहकर युवा ने वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है और इस ब्लास्ट के साथ ही वहाँ पे भाग दौड़ मच गई थी, जो देखकर वो रेफरी वहाँ पे सारा इल्जाम युवा के ऊपर लगाते हुए कहता है तुमने हमारी जी हुई अलायंस की टेरिटरी में आते हुए यहाँ पे मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की है, इसलिए हम तुम दोनों को गिरफ्तार करते हैं। अब तुम दोनों मुझे यहाँ पे सीधा सीधा बताओ कि आखिर तुम दोनों के यहाँ पे आने का मकसद क्या था। लेकिन अभी वो रेफरी वहाँ पे युवा से सारे सवाल पूछ ही रहा था कि अचानक से युवा वहाँ पे एक बार फिर से अपनी इल्यूजनरी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पे उस रेफरी के साथ साथ उसके सभी लोगों को भी वहाँ पे ब्लडी ऑरा दिखने लगा था और अचानक इस ब्लडी थंडर ऑरा के अंदर से उन लोगों को वहाँ पे युवा की एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे कोल्ड टून में उनसे कह रहा था कि मुझे लगता है अब जी हुई अलायंस अपने होली एम्परर को ही भुला चुका है। और युवा कैसा कहते उस रेफरी के साथ साथ उसके सभी लोगों को भी वहाँ पे उस ब्लडी ऑरा के अंदर से ही युवा की एक बहुत बड़ी परछाई दिखने लगी थी, जो कि अभी वहाँ पे होली एम्परर वाली फॉर्म में दिखाई दे रहा था। और युवा के इस होली एम्परर वाले रूप को देखकर तो वो
सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और वो सभी जल्दी से अपने घुटनों पे आते हुए वहाँ पे यूहाओ से माफी मांगने लगे थे। जो देखकर यूहाओ वहाँ पे कोल्ड टून में उस रेफरी से कहता है, तुम मुझे समझदार इंसान लग रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। और ये कहते हुए यूहाओ ने वहाँ पे उस रेफरी के हाथों से उन सभी लोगों को ही वहाँ पे पकड़वा दिया था जो कि वहाँ पे यूहाओ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हुए उसे वहाँ पे मारना चाहते थे। खैर उसके बाद वो रेफरी वहाँ पे एक बार फिर से अपने लोगों के साथ यूहाओ के सामने आते हुए उससे माफी मांगता है, जिसपे यूहाओ वहाँ पे उस रेफरी से कहता है कि अब आप तसल्ली के साथ हमारे रिफाइन किए हुए सोल गाइडेंस वेपन्स को चेक कर सकते हैं। हम दोनों को ही रिफाइन किए हुए सोल गाइडेंस वेपन 3rd लेवल से ऊपर है। जिसपे वो रेफरी नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि सबकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। जिसपे यूहाओ वहाँ पे स्माइल करते हुए उस रेफरी से कहता है कि मेरा और मेरे भाई का यहाँ पे आने का कोई भी गलत मकसद नहीं था, हम तो बस इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते थे। जिसपे वो रेफरी भी वहाँ पे यूहाओ की पूरी चापलूसी करते हुए कहता है कि मेरा जी हुई अलायंस आप जैसे टैलेंटेड लोगों की बहुत ज्यादा कदर करता है। और ये कहते हुए उस रेफरी ने वहाँ पे उन दोनों को उनके कंपटीशन वाले बैच भी दे दिए थे और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे उन दोनों को अलविदा करते हैं। और इस सब के बारे में जाकर उन्होंने वहाँ पे मिस्टर बीबी को भी बता दिया था, जहाँ पे अचानक ही केटाओ वहाँ पे यूहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने उस रेफरी के साथ किया क्या था, अचानक से ही उसका एटीट्यूड वहाँ पे इतना ज्यादा कैसे बदल गया था। जिसपे यूहाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने बस अपने इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए उसे होली एम्परर की एक झलक दिखाई थी, जिसे जी हुई अलायंस बहुत ज्यादा मानता है, इसीलिए उस रेफरी का एटीट्यूड इतना ज्यादा बदल गया था क्योंकि उसे लगने लगा था कि हम लोग भी होली स्पिरिट चर्च से बिलोंग करते हैं और तुम लोग तो जानते ही हो कि जी हुई अलायंस और होली स्पिरिट चर्च का कितना ज्यादा गहरा रिश्ता है। अब यूहाओ की ये बात सुनकर मिस्टर बीबी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, चलो तुम अपने पहले स्टेप में तो कामयाब हो चुके हो और इस अंडरग्राउंड कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए हम काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जिसपे वुडोंग भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उनसे कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऊपर से सन मून रोल अंपायर के गंदे इरादों को भी ये सभी के सामने लाने का बहुत ही अच्छा मौका है। और वुडोंग के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।